हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इंडियन सोसाइटी में जो आज का हमारा मुद्दा है वो है अर्बनाइजेशन, मतलब कि शहरीकरण। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि इस सारे लेक्चर्स का पीडीएफ आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे पीडीएफ है वहाँ पे जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन भी है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसमें ऑल नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियोज आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और बहुत ही जल्द हम जो है यूपी पीसीएस 2020 के लिए करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो उसका भी फायदा आप उठा पाएंगे। खैर, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कस का वो है अर्बनाइजेशन, मतलब कि शहरीकरण। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऐसे हर जगह ये पूछ लेता है इससे रिलेटेड चीजें। तो आज हम कोशिश करेंगे, देखिए इसमें हमने कई डायमेंशन ले ले रखा है इसमें अपने प्रोग्राम में, लेकिन आज के डिस्कशन में हम केवल अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसके आगे हम स्लम के बारे में बात करेंगे, अर्बन हीट आइलैंड के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो जो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कहीं पे आपको यूज करना है, तो आपका जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम देखें कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी एरिया को अर्बनाइज एरिया मतलब कि शहरीकरण, शहरीकृत एरिया कब बोला जाता है। ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है किसी भी क्षेत्र को शहरी घोषित करने के लिए। ठीक है। तो एक्चुअली इसमें कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और इसमें अलग अलग देश जो है अलग अलग तरह के क्राइटेरिया भी अपनाते हैं। तो एक जनरल क्राइटेरिया ये है कि कुछ मिनिमम पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड होना चाहिए। ठीक है। कुछ मिनिमम पॉपुलेशन का एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि इस एरिया में मिनिमम इतने पॉपुलेशन होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है, अभी हम इंडिया के बारे में देखेंगे। अभी एक जनरल हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। ठीक है। एक तो ये कि पॉपुलेशन होना चाहिए और एक मिनिमम डेंसिटी होनी चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए। और मतलब कि इस एरिया में इतने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रह रहे हैं, तो एक डेंसिटी का क्राइटेरिया माना जाता है। फिर अगला जो क्राइटेरिया होता है प्रोपोर्शन एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ेगा तो फिर वो रूरल की तरफ ज्यादा उसका इंक्लाइन होगा। ठीक है। तो जो अर्बनाइज्ड एरिया होता है वहाँ पे जो लोग कार्य करते हैं उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो नॉन एग्रीकल्चरल होता है। ठीक है। वो कृषि कार्य में संलग्न नहीं होते हैं। उसके बाद जो अगला क्राइटेरिया है प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पेव्ड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप्ड वाटर, सीवर्स, ये सब सारी चीजें। अभी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी तो मान लीजिए कि गांव में भी है, रूरल एरिया में भी है। और जो हाई क्लास के रोड होते हैं वो रूरल एरिया में आपको नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ पाइप्ड वाटर की सप्लाई भी रूरल एरिया में नहीं मिलता है। सीवरेज जो होता है वो भी रूरल एरिया में नहीं मिलता है। तो ये सब जो है किस चीज की क्वालिटीज है, ये सब क्वालिटीज अर्बन एरिया की हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। अर्बनाइज किसी भी एरिया को अर्बनाइज घोषित करने के लिए वहाँ पे ये भी जरूरी है कि एजुकेशन की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज उत्तम होनी चाहिए। तो ये सब सारी क्राइटेरियाज होती हैं किसी भी क्षेत्र को अर्बनाइज घोषित करने के लिए। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1961 का जो जनगणना हुआ था उसमें टाउन को डिफाइन करने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई थी उसमें पहला क्राइटेरिया ये था कि जो मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 5000 होनी चाहिए और डेंसिटी नॉट लेस देन 1000 होनी चाहिए। ठीक है। 1000 से कम डेंसिटी नहीं होना चाहिए, कितना, पर स्क्वायर माइल में। उसके बाद 3/4 ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी आउटसाइड ऑफ द एग्रीकल्चर, मतलब कि 3/4 जो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल होनी चाहिए। ठीक है। द प्लेस शुड हैव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एमिनिटीज सच एज न्यूली फाउंडेड इंडस्ट्रियल एरियाज। उसके अलावा जो अगर किसी क्षेत्र को टाउन घोषित किया जा रहा है तो उसमें कोई ऐसा होना चाहिए कि जो नई नई इंडस्ट्री वहां पे कुछ डेवलप हो रही हो। लार्ज हाउसिंग सेटलमेंट्स होने चाहिए, मतलब कि
अभी देखिए गाँव में क्या होता है, ये पूरा अगर गाँव है तो एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है और भी दूर-दूर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया ये बताया जा रहा है कि जो हाउसिंग होनी चाहिए वो लार्ज होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे लार्ज हाउसिंग तभी होगा दोस्तों जब ये एक दूसरे के करीब होंगे, ठीक है। उसके बाद द प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंपॉर्टेंस एंड सिविक एमिनिटीज। टूरिस्ट इंपॉर्टेंस भी होना चाहिए, मतलब कि लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हों। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हर अर्बनाइज्ड एरिया टूरिस्ट प्लेस नहीं होता है। लेकिन सिविक एमिनिटीज होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर रोड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई होनी चाहिए, पाइप्ड वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो बस स्टैंड वगैरह होते हैं वो सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो सिविक एमिनिटीज होनी चाहिए। और जो लोकल पुलिस होती है, लोकल लॉ होते हैं, वो सब यहाँ पे लागू होने चाहिए। तो अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी भी क्षेत्र को टाउन घोषित करने के लिए ये सब सारी क्राइटेरिया वो क्षेत्र फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई कि हम एक डेफिनेशन के रूप में देख लिए कि अर्बनाइजेशन या अर्बन एरिया हम किसको कहते हैं, या फिर कब कोई कोई क्षेत्र अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ सकता है। अभी इसका अगर हम एक डेफिनेशन के रूप में देखें तो अर्बनाइजेशन इंडीड इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन। ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन अर्बन बनने का एक प्रोसेस है। मूविंग टू सिटीज, चेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर परसूट्स ऑफ कॉमन टू cities such as trade, manufacturing, industry, management, corresponding changes of behavior patterns। ठीक है, तो ये सब अगर चेंजेस हो रहे हैं किसी भी क्षेत्र में तो माना जाएगा कि वह क्षेत्र जो है अर्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इट इज द process of expansion in the entire system of interrelationship by which population maintain itself in the habitat। मतलब ये कि केवल इकोनॉमिक स्फीयर में ही चेंज नहीं आता है, बल्कि जो सोशल बॉन्डिंग है लोगों के बीच में उसमें भी चेंजिंग आती है। लोग एक दूसरे को सोचने समझने का उनका पर्सपेक्टिव एक दूसरे के प्रति, एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति, ये सब सारी चीजें चेंज होने लगती हैं। लोगों की थिंकिंग, लोगों की सोचने समझने की क्षमता, ये सब सारी चीजें चेंज होने लगती है, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों अर्बनाइजेशन एक चीज और करता है कि लोगों का एस्पिरेशन जो होता है वो भी चेंज कर देता है। मतलब महत्वाकांक्षाएं भी चेंज हो जाती हैं अर्बन पीपल के, ठीक है। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो अर्बनाइजेशन कैसा प्रोसेस है, सोशियो कल्चर प्रोसेस, ठीक है। सोशियो कल्चरल प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस एंड जियोग्राफिकल प्रोसेस। मतलब ये कि इंडिया में अर्बनाइजेशन जो है ये इन तीन प्रोसेसेस का एक जो है मिक्स्ड आउटकम है। सोशियो कल्चरल प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस और जियोग्राफिकल प्रोसेस। इसका सेंस ये हुआ दोस्तों कि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर कोई क्षेत्र रूरल से अर्बन की तरफ मूव कर रहा है तो उसके सोशल टेक्सचर में भी चेंजेज आएंगे, कल्चरल टेक्सचर में भी, इकोनॉमिक परसूट्स में भी और जियोग्राफिकल कंसिडरेशंस में भी चेंजेज आएंगे। अगर हम सोशियो कल्चरल के रूप में देखें कि अर्बनाइजेशन एक सोशियो कल्चरल फिनोमेना है, अर्बनाइजेशन एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ पीपल विथ डाइवर्स एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मान लीजिए ये कोई एरिया है और ये अर्बनाइज्ड हो रहा है, अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कि अन्य क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आके रहना शुरू करेंगे। और जब रहना शुरू करेंगे तो इनका जो सोशल और कल्चरल टेक्सचर है, इनका जो सोशल और कल्चरल बेस है वो क्या होगा, मिक्स होगा, जिसको हम मेल्टिंग पॉट बोलते हैं। मतलब ये कि ये किसी और क्षेत्र से आकर के यहाँ पे बस रहा है, ये किसी और क्षेत्र से और ये किसी और क्षेत्र से। जो भी जिस क्षेत्र से आएगा वो अपने साथ यहाँ के कल्चर को और सोशल जो भी उनके नॉर्म्स होते हैं, जो सोशल वैल्यूज होते हैं, उसको भी ये लेके आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी जो लोग आएंगे वो भी अपना सोशियो कल्चरल वैल्यूज लेके आएंगे और यहाँ के लोग भी। तो ऐसे में अर्बनाइजेशन क्या हो जाता है, जो अर्बन एरिया होता है वो क्या होता है, सोशियो कल्चरली एक मिक्स्ड पॉट हो जाता है, ठीक है, एक मेल्टिंग पॉट हो जाता है। किसके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, अगर हम सोशियो कल्चरल रूप में देखें तो। अगर हम इकोनॉमिक प्रोसेस के रूप में देखें तो द सिटी इज अ फोकल पॉइंट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी रीजन, अर्बनाइजेशन तभी होता है जब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगी या कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना, तो यहाँ का जो प्रोडक्टिविटी है, यहाँ जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या होती है, चेंज होती है। सपोज दैट कि पहले केवल यहाँ पे कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, लेकिन अभी यहाँ पे मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आ गया। तो जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है वो क्या होती हैं, चेंज होने लगती हैं, अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें।
अगर हम जियोग्राफिकल प्रोसेस के रूप में देखें तो इट डील्स विद द माइग्रेशन और चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ रेसिडेंस ऑफ पीपल एंड इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जियोग्राफिकल प्रोसेस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज होता है दोस्तों, वो होता है माइग्रेशन। कहाँ से? रूरल टू अर्बन एरिया, मतलब कि जो जो क्षेत्र अर्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है वहां पे लोग रूरल एरिया से मूव करते हैं। उसके बाद अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज मेनली पोस्ट इंडिपेंडेंस फिनोमेना। जब तक हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, जब तक हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे, तब तक अर्बनाइजेशन का उतना बड़ा बहुत ज़्यादा प्रोसेस हमको देखने को नहीं मिला। उसके पहले बहुत कम ही सिटीज़ थी जो जिसको हम अर्बनाइज्ड सिटीज़ कहते थे, जैसे मान लीजिए कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है? तो ये सब सारे कंट्रीज़ थे, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ थी जो कि अर्बन कैटेगरी में आती थी। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ड्रॉ किए, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो अम, अर्बन सेंटर्स थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि हम जगह-जगह पे जाकर के इंडस्ट्रियलाइज़ करने की हम कोशिश किए, और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो है वो फर्स्ट पहला इस तरह से मान लीजिए कि पहला क्राइटेरिया होता है किसी भी क्षेत्र को अर्बन बनाने के लिए। तो जब हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड प्लान को हम अपनाए, तो हम जगह-जगह पे इंडस्ट्री डेवलप करने की कोशिश किए, और इस वजह से जो लोगों का कंसंट्रेशन हुआ वो जो इंडस्ट्रियल एरिया थे वहाँ पे बढ़ने लगा और अर्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है? तो यही कारण है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखेंगे तो अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, ठीक है? और आज के समय में स्थिति ये है कि जो रेट अर्बनाइजेशन का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? अगर 1901 का हम सेंसस देखें तो जो अर्बन पॉपुलेशन था, अर्बन पॉपुलेशन केवल कितना था? 11.4%। लेकिन अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो लगभग 32% पॉपुलेशन हमारा जो है कहाँ पे रहती है? अर्बन एरिया में रहती है, ठीक है? अभी देखिए, रीजन्स फॉर अर्बनाइजेशन तो ये हम देखेंगे ही, लेकिन आपको एक चीज़ ये सोचना है कि क्या अर्बनाइजेशन खुद में एक प्रॉब्लम है? क्या शहरीकरण अपने आप में एक समस्या है? तो इसका जो भी आंसर आपको समझ में आए, यस या नो लिख करके आप नीचे कमेंट में करिए, तो हम समझ जाएँगे कि आपकी थिंकिंग कहाँ पे जा रही है, ठीक है? अर्बनाइजेशन समस्या है, या फिर अर्बनाइजेशन की वजह से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, वो समस्या है। ये चीज़ आप जो है खुद से एक बार सोचिएगा, हालाँकि हम थोड़ा बहुत क्लू आगे दे देंगे। अगर हम रीजन्स फॉर अर्बनाइजेशन देखें, तो उसमें देखिए सबसे बड़ा जो रोल होता है, वो होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ का। अर्बन एरियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। रूरल एरिया में आप पाएँगे कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेज़ हैं वो या तो फार्मिंग है, मतलब कि खेत में काम कर रहे हैं आप, या फिर कोई जो गवर्नमेंट योजनाएँ चल रही हैं, जैसे मान लीजिए मनरेगा चल रहा है, वहाँ पे काम कर सकते हैं, या फिर अपना कोई दुकान-वुकान खोल सकते हैं। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ रूरल एरिया में नहीं होती है। लेकिन अर्बन एरिया में जब आप माइग्रेट करते हैं तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। आप हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, आप हो सकता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हो, आप हो सकता है कि किसी सर्विस सेंटर में काम कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ देती हैं, ट्रेड हो गया, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ के लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं, हालाँकि ये शॉर्ट टर्म होता है। कभी-कभी होता है कि आपने इलाज करवाया और इलाज करवा के आप वापस चले गए, लेकिन कभी-कभी हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना पड़े। ये उतना बड़ा परमानेंट टाइप का नहीं होता है, लेकिन एजुकेशन कम से कम आप 3 साल या 5 साल का प्रोग्राम बना के तो आते हैं अर्बन एरियाज़ में, ठीक है? अब मान लीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी नगर में या करोल बाग में रह रहे हैं, तो ऐसे में आप कम से कम 2 साल तो मान के ही चलिए कि आपको रहना पड़ेगा। आप जब से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर एग्ज़ाम की क्लियरेंस तक रुक रहे हैं, तो कम से कम आपका 3 साल तो यहाँ पे खर्च होना ही है। आप 1 साल तैयारी किए, 1 साल पूरा आपका चला गया एग्ज़ाम देने में, और अगले साल जो है आप जो है रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लगभग 3 साल का प्रोग्राम बना कर के तो आप आते ही हैं एजुकेशन के लिए। तो ये भी एक अर्बनाइज़ेशन का कारण है कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल हैं कंपैरिज़न टू रूरल एरियाज़। इस वजह से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव करते हैं। फिर उसके बाद इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की जो रहने-सहने का बिहेवियर है, वो क्या होता है कि इम्प्रूव होता है अर्बन एरिया में। तो इस चीज़ की वजह से भी लोग अर्बन एरिया में मूव करते हैं अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। फिर रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये
कि कोई अगर रूरल एरिया है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टार्टिंग में कोई छोटी-सी इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लगा, कोई एमएसएमई खुला, ठीक है? तो अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री खुली, तो ये अपने साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस दोनों लेके आएगा। मतलब ये कि इसको अपना इंडस्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसको बेचने के लिए मार्केट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो रॉ मटेरियल वाले होंगे वो ये सोचेंगे कि हम कितना नज़दीक से नज़दीक इसके रहें इंडस्ट्री से, ताकि इनकी जो कास्ट है वो कम हो जाए और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। उसी तरह से जो मार्केट है, मार्केट भी ऐसा चाहेगा कि ये थोड़ा-सा नज़दीक आए, या फिर इंडस्ट्री खुद मार्केट के पास थोड़ा-सा नज़दीक जाए, वेबर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट एक्सेस करना है, और मार्केट में भी क्या है, रिटेलर हैं। रिटेलर सोचेंगे कि हमको ईज़िली यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ईज़िली मिले और हम उसको ईज़िली मार्केट में डिलीवर कर सकें। तो इनका एक कंसंट्रेशन यहाँ पे बनने लगता है, और यह जो कंसंट्रेशन है दोस्तों, ये क्या करेगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से इनको दूर करता चला जाएगा, और ये अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। उसी तरह से सोशल बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, सोशल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल आप लेके देख लीजिए। मैं यहाँ पे किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, इस तरह से आप समझिए कि रूरल एरिया में जो कास्ट सिस्टम है दोस्तों ना, वो बहुत ज़्यादा आप ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है, मतलब बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप का है। वहाँ पे कास्ट हायरार्की बहुत ही ज़्यादा फॉलो की जाती है, लेकिन शहरों में कास्ट हायरार्की नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो एक बेनिफिट तो आप इस तरह से समझ लीजिए, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज़ उनको मिल जाती हैं, ठीक है? सर्विसेज में आप तमाम सर्विसेज देख सकते हैं, वो सोशल सर्विस हो सकता है, इकोनॉमिक सर्विस हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज अर्बन एरिया में अवेलेबल होती है। उसके बाद कमर्शियलाइजेशन, मतलब ये कि आप अगर रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसका कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपका जो कस्टमर बेस है या फिर आपके जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे एक उदाहरण ले लीजिए कि अगर आप अकाउंटेंसी पढ़े हैं, तो आप रूरल एरिया में सीए तो नहीं बन सकते, लेकिन शहरी एरिया में आकर के सीए, एक छोटा-मोटा सीए टाइप का व्यापार आप तो कर ही सकते हैं। म्यूचुअल फंडिंग जो होती है, उसमें आप इन्वेस्टिंग का जो काम होता है, वो आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें, जो भी नॉलेज आपके पास है, आप उसको कमर्शियलाइज़ कर सकते हैं। जो भी स्किल आपके पास है, उसको आप कमर्शियलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सब सारे कारण हैं, जो कि अर्बनाइज़ेशन की तरफ किसी भी क्षेत्र को लेके जाते हैं। उसके अलावा अगर हम इम्पैक्ट के बारे में देखें, देखिए दोस्तों, इम्पैक्ट जो है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, पॉजिटिव अगर आपको देखना है, तो जितने अभी हमने यहाँ पे देखे, जो भी यहाँ पे रीजन्स हमने देखे, ये सब सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को हेल्थ एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है, ठीक है, रूरल टू अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, सर्विसेज मिलते हैं, कमर्शियलाइजेशन होता है, ठीक है, ये सब सारे बेनिफिट्स तो हैं। ठीक है, डाइवर्सिफाई होता है इकोनॉमी। तो अभी जो इम्पैक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये थोड़ा-सा नेगेटिव कोनोटेशन लेकर के है। अगर हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, तो अर्बनाइजेशन हमेशा क्या करता है, पुअर एयर एंड वाटर क्वालिटी, आप इसको देख सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट इतना ज़्यादा निकलता है कि उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, अगर हम फिजिकल इम्पैक्ट के बारे में बात करें, तो शहरों का विकास होता है, ग्रोथ ऑफ सिटीज, स्लम का डेवलपमेंट होता है, और उसके साथ साथ अपने साथ ये प्रॉब्लम भी लेके आता है। स्लम के बारे में पूरा एक अगला लेक्चर है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, स्लम का डेवलपमेंट हो जाता है, और स्लम अपने साथ बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक परेशानियां लेके आता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत सारी, बहुत तेजी से। मान लीजिए पहले केवल रोड ट्रांसपोर्ट था, लेकिन अभी क्या है, मेट्रो हो गया, या फिर इंटरसिटी रेलवे हो गया, और इस तरह से जो अभी नए-नए चीज़ें आ रही हैं, जैसे लूप वाला हो गया, ठीक है? हाइपर लूप टाइप का कुछ आ गया। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद होमलेसनेस, ये एक समस्या निकल के आती है। लोग फुटपाथ पे सोते हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं मिलता है। अब ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि दोस्तों, वो जहाँ पे रह रहे थे, वहाँ पे उनकी जो लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ थी, वो तो मिल नहीं पा रही थी। तो अपनी लाइवलीहुड, अपने जीने के लिए वो क्या किए, शहर में आ गए। लेकिन अब शहर में वो किसी तरह से तो खा कमा रहे हैं, उनके रहने के लिए घर की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। ठीक है? तो होमलेसनेस जो है, ये एक प्रोसेस एक निकल के सामने आता है। फिर उसके बाद सब अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया ये मान लीजिए कोर एरिया है, तो इसके किनारे-किनारे सब अर्बनाइजेशन होता है। जियोग्राफी वाले जानते हैं कि सब अर्बनाइजेशन की मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
एक छोटा-सा क्लू मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि सब अर्बनाइज़ेशन एरिया जब डेवलप होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको ज़्यादातर डंपिंग यार्ड बना दिया जाता है। मतलब शहर के कूड़ा-कचरा ले जाके यहाँ पे डंप कर दिया जाता है। और यहाँ की सिचुएशन देखिए, अब ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सब अर्बन एरिया में कुछ अच्छे रेसिडेंट्स भी होते हैं, रेसिडेंशियल एरिया भी होता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यही देखी गई है कि डंपिंग हो जाता है, यहाँ पे क्राइम होता है। और एक इशू लॉ एंड ऑर्डर की आता है, क्योंकि ये जो शहर वाले होते हैं, ये कहते हैं ये हमारा क्षेत्र नहीं है, और दूसरा शहर है, ये वाला कहता है कि हमारा एरिया नहीं, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्राइम वगैरह बढ़ने लगते हैं, गैम्बलिंग होना शुरू हो जाती है, या रेप होना शुरू हो जाता है, किडनैपिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो इस तरह की सारी बहुत सारी समस्याएँ यहाँ पे निकल के आती हैं। ये तो हो गया सब अर्बनाइजेशन। अगर हम सोशल इम्पैक्ट के बारे में देखें, तो फैमिली पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव करने लगते हैं। फैमिली के मेंबर्स के बीच में जो टाइज़ है, जो कॉर्डियल रिलेशन होता है, वो वीक होने लगता है। तो ये सब सारी समस्याएँ फैमिली में आती हैं। लोग एक-दूसरे का सम्मान करना छोड़ देते हैं, बच्चे अपना मन का करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? पबजी वगैरह खेल-खेल के। फिर उसके बाद क्राइम्स बढ़ने लगता है। शहरों में देखिए, जितना ज़्यादा लोग होंगे ना, उतना ही ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का जो है समस्या बढ़ती जाएगी। अगर उसको सही से हैंडल नहीं किया गया, तो जो क्राइम रेट है वो बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग समस्या निकल के आती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अर्बन एरिया है और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 100 लोगों की है, लेकिन यहाँ पे आने वालों की संख्या 1000 हो गई, तो ये सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगा, और इसमें क्या होगा कि 100 लोग तो हो गए, लेकिन 900 लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए। ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करेंगे, तो वहाँ पे सबको एम्प्लॉयमेंट दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी आएगी। एम्प्लॉयमेंट अगर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो लोग प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में, गैम्बलिंग वगैरह में भीख भीख माँगने लगेंगे। तो ये सब सारी समस्याएँ निकल के आने लगेंगी। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, लोग खाली बैठे रहेंगे तो घर में बैठ के, घर तो है नहीं, बाहर ही बैठ के झगड़ा करने लगेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट आने लगेगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट कई तरह का हो सकता है, सोशल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, एथनिक हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, कुछ भी, किसी भी तरह का, मतलब हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट ये इनवाइट कर सकता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो अलग, मतलब ये शहरों में थोड़ा-सा आप देखिए तो एक स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम होती है। लोगों के अंदर थोड़ा-सा स्ट्रेस बढ़ बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है? तो इसको कम करने के लिए वो दारू पीने लगते हैं, अल्कोहलिज़्म बढ़ जाता है, ठीक है? स्ट्रेस तो बढ़ता ही है। फिर उसके बाद जो कल्चरल इम्पैक्ट होता है, वो होता है इम्पर्सनैलिटी ऑफ द रिलेशंस। मतलब रिलेशंस में चेंजेज़ आने लगते हैं लोगों की। अब जैसे कि क्या है कि अर्बन एरिया में बहुत सारे कल्चरल बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे आते हैं। तो इनके बीच में जो टाइज़ है, अभी आप मान लीजिए अपने गाँव से कुछ और वैल्यू लेके आए, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि ये लोग कुछ और वैल्यू कैरी करते हैं, और हो सकता है ये वैल्यू आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आप क्या करेंगे, इसको अपना लेंगे। तो इनके बीच में रिलेशन बदलेगा, ठीक है? उसके बाद जब ये अपनी फैमिली में बैठेगा, तो इसकी फैमिली में भी इसके फैमिली मेंबर्स के साथ इसका रिलेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो इसकी कल्चरल वैल्यू है वो क्या हो गई है, थोड़ी-सी कंटामिनेटेड हो गई है, डाइवर्स हो गई है, ठीक है? फिर उसके बाद मैकेनिकल वे ऑफ लाइफ, पहले क्या है, थोड़ा-सा आदमी सोच समझ के अपने केवल दिमाग से ही नहीं, दिल से भी काम करता है, ठीक है? लेकिन जब अर्बनाइज़ेशन होता है, तो आदमी मैकेनिकल हो जाता है, मशीन हो जाता है, दिल का जो रोल होता है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है, दिमाग का रोल ज़्यादा करता है वो यूज़। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर लेके जाना है, ठीक है? फिर उसके बाद अर्बन आउटलुक। अब अर्बन आउटलुक ये एक बहुत बड़ा टर्म है। अर्बन आउटलुक आप खाने में देख सकते हैं, आप पहनने में देख सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में देख सकते हैं, आप अपना जो पर्सनैलिटी होती है उसमें देख सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों में अर्बन आउटलुक आने लगता है। अर्बन आउटलुक क्या होता है? आप इसको खुद से समझिए कि एक गाँव का व्यक्ति है और एक शहर का व्यक्ति है, तो दोनों के आउटलुक में मतलब कि क्या अंतर होता है, क्या चेंजेज़ देखने को मिलता है। उसके खाने-पीने में, रहने-सहने में, बोलने में, कपड़े पहनने में, ठीक है? सिलेक्शन में और चॉइस में, इन सब सारी चीज़ों में जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अर्बन लोग अलग तरह से बिहेव करते हैं और रूरल लोग अलग तरह से। फिर उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की देखें, तो देखिए इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होता ही है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं होगा तो माइग्रेशन नहीं होगा तो अर्बनाइज़ेशन नहीं होगा, और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन क्या करेगा, माइग्रेशन लेके आएगा। ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें इम्पैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं। आपको लिखने के लिए इतना बहुत है, इतना भी लिख लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अर्बनाइज़ेशन से रिलेटेड जो समस्याएँ हैं, जैसा कि हमने कहा कि अर्बनाइज़ेशन प्रॉब्लम नहीं है, अर्बनाइज़ेशन अगर अनप्लान्ड है तो समस्या है।
अर्बनाइजेशन के बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो समस्या है। अगर प्लान्ड अर्बनाइजेशन है, वहाँ पे सारी बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल है, मतलब कि प्रॉपर रोड की व्यवस्था है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, सीवरेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, ठीक है, लोगों को रहने के लिए घर की व्यवस्था है, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो व्यवस्थित है, तो फिर अर्बनाइजेशन समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, ठीक है। लेकिन अगर अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है और पॉपुलेशन बहुत तेजी से माइग्रेट कर रही है, तो ऐसे में ये क्या करेगा, कुछ समस्याओं को जन्म देगा। और उन समस्याओं का समाधान अगर हमको करना है तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो करना है, आप ना माइग्रेशन को ही कम कर दो। माइग्रेशन को आप कैसे कम कर सकते हो, जो रूरल एरिया है दोस्तों, उसको हम सस्टेनेबल बना दे, खुद से ही सस्टेनेबल हो। मतलब ये कि स्मार्ट विलेज का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्मार्ट विलेज बनाओ। स्मार्ट विलेज कब बनेगा, कि विलेज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, जिस जो माइग्रेशन के सबसे बड़े कारण होते हैं, आप उसको दूर कर दीजिए। जैसे सबसे पहली चीज ये कि आप रूरल एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट देने की व्यवस्था कीजिए। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एग्रीकल्चर को क्या करिए, डाइवर्सिफ़ाई कीजिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, आप उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को जो छोटा-मोटा रोज़गार है, वो मिलता रहे। तो छोटा-मोटा जब रोज़गार मिलता रहेगा, तो आदमी, देखिए, अभी आप अगर शहर में जाइए, कोई भी व्यक्ति, किसी भी गाँव के व्यक्ति से पूछो कि अगर उसको शहर में जाकर के 20,000 रुपए की सैलरी की एक नौकरी करनी है, एक ऑप्शन उसके सामने ये रखो, दूसरा ऑप्शन उसके सामने ये रखो कि आप गाँव में ही रहोगे और आपको 10,000 रुपया मिलेगा। तो आप देख लेना, उसका जो प्रेफ़रेंस होगा वो 10,000 रुपया कमा करके गाँव में रहने का ही प्रेफ़रेंस ज़्यादा होगा, ठीक है? तो कहने का सेंस ये है कि जो विलेज एरिया है, अगर वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, अगर माइग्रेशन रोकना चाहते हैं, तो आप जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी क्षेत्र है, आप उसको डाइवर्सिफ़ाई कर दीजिए और छोटे-मोटे रोज़गार का वहाँ पे उद्भव करिए, ठीक है? मतलब एमएसएमई टाइप का आप जो है यहाँ पे प्रमोशन कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो सबसे बड़ा कारण है एम्प्लॉयमेंट का माइग्रेशन के लिए, वो जो है कम हो जाएगा और लोग कम माइग्रेट करेंगे। उसके बाद आप एजुकेशन की व्यवस्था कीजिए, ताकि वहाँ के उनके बच्चे पढ़ भी सकें, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। उसके बाद जो तीसरा काम करना है, वो हेल्थ सेक्टर में करना है, ठीक है? ये 3 सबसे बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, ठीक है? तो अगर विलेज से अर्बन एरिया में हमको माइग्रेशन कम करना है, तो हमको एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है, गाँव में ही उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी दी जाए। उसके साथ-साथ एजुकेशन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाई जाए और हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाई जाए। तो गाँव में अगर ये 3 चीज़ें हो जाएँगी, तो रूरल से अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन है वो कम हो जाएगा, और अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन की वजह से जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं वो थोड़ी कम हो जाएँगी, स्लम डेवलपमेंट कम हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटीज, जो भी शहर है, अब उसको जो है आपको प्लानिंग करके डेवलप करना है। इस तरह से डेवलप करना है कि जो वहाँ की इकोनॉमी हो वो सस्टेनेबल हो, डिप्लीटिंग ना हो समय के साथ, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब कि जो रिलेटेड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है, उसकी प्रॉपर व्यवस्था की जाए। फिर उसके बाद प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इन सब सारी चीज़ों की व्यवस्था शहरों में अच्छी होनी चाहिए। तभी जो है, जो शहर होगा, जो अर्बन एरिया होगा, वो सस्टेनेबल हो पाएगा। उसके बाद क्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर जॉब्स। आप जो है, अगर 100 लोगों को ज़रूरत है जॉब की, 100 जॉब की ज़रूरत है, तो आप प्रयास कीजिए कम से कम 99 तो बनाइए ही, ठीक है? और जबकि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि 101 आप बनाइए, ठीक है? ताकि आने वाले समय में अगर और भी लोग आते हैं, तो उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी पर्याप्त मिलती रहे, ठीक है? उसके साथ-साथ आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को स्ट्रांगली जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि पॉपुलेशन जो है, वहाँ का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो थोड़ा-सा कंट्रोल में रहे। उसके बाद स्ट्रेंथन द रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली, ठीक है? जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज़ वगैरह हैं, उनको जो है आप प्रॉपर फाइनेंस की व्यवस्था कीजिए। ये तो गवर्नमेंट का काम है, लोगों का काम नहीं है, ठीक है? हाँ, लोगों का काम ये है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर जो भी टैक्स-वैक्स है, टैक्स चोरी ना करे, टैक्स देते रहें, ताकि गवर्नमेंट ये फंड जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ को देती जाए, और अर्बन लोकल बॉडीज़ अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो भी ज़रूरत है, वो काम करती जाएँ शहर में। चाहे वो आपका सीवरेज ट्रीटमेंट हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न हो, रोड का प्रोविज़न हो, ये सब सारे कार्य वो
आसानी से करते रहें। गवर्नमेंट का यही प्रयास होना चाहिए कि जो भी बजट में उनको एलोकेट किया जाए या फिर जो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करे, वो उसको जो है पैसा देती जाए। उसके साथ-साथ जो म्युनिसिपैलिटीज का अपना जो टैक्स सिस्टम है, वो भी स्ट्रांगली जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए और लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई भी टैक्स लगाया जा रहा है तो उसको ईमानदारी से पे करते रहें। उसके साथ जो अगला इम्पोर्टेंट इश्यू है वो है पॉलिटिकल। अर्बन लोकल बॉडीज के फंक्शनिंग में एक जो सबसे बड़ा हर्डल आता है दोस्तों, वो होता है पॉलिटिकल इंटरफियरेंस का। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कम से कम जो इंटरनल मुद्दे हैं, कम से कम ऐसे मुद्दे जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उसमें इंटरफियर ना करें। जो उनकी बेसिक एमिनिटीज़ है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसमें इंटरफियर ना करें। और उसके साथ-साथ पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो शहरों में रहने वाले हैं लोग हैं, उनके बीच में जो सोशल बॉन्डिंग है, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए वो सोशल जो भी लाइन होती है, उस पे वो अपनी कैंपेनिंग करते हैं, कास्ट का उल्लेख करते हैं, रीजन का उल्लेख करते हैं। अभी आप दिल्ली का ही अगर देख लीजिए, तो कुछ एरिया यहाँ पे है जहाँ पे यूपी और बिहार के लोगों का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, जब कैंपेनिंग करती हैं तो इनको टारगेट करती हैं और उनको रियलाइज़ करती हैं कि यूपी बिहार के लोग हैं और तरह-तरह की चीज़ें उनसे अपील करते हैं, बात करते हैं। तो इसमें एक क्या होती है, एक भावना डेवलप हो जाती है, अपना और मतलब कि अपना और दूसरा की। मतलब कि इनसाइडर और आउटसाइडर की एक भावना डेवलप होती है जो कि सोशल बॉन्डिंग के लिए खतरनाक साबित होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो भी बेसिक चीजें होती हैं दोस्तों, जो कार्य किया भी जाता है उसका भी प्रॉपर रूप से फायदा नहीं मिल पाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, पार्टीशनशिप से दूर रहना चाहिए। तो ये सब कार्य करके, ये सब एफर्ट लगा करके हम क्या कर सकते हैं, जो अर्बनाइजेशन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि लिखने के लिए आपके पास इतना मटेरियल है, इतना माल है, पर्याप्त है। इससे इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे, इतना भी अगर लिख लेते हैं, तो आपका अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, और अगर आपने पूरा लिख दिया तो आपको 8 नंबर से मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है? देखिए, हमारा फ़ोकस जो है ना, लिखना ही मेन है, ठीक है? समझने की तो बात है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना लिख सकते हैं। तो जितना माल मैं दे दिया हूँ, इससे जो है आपको लिखने के लिए पर्याप्त माल मिल जाएगा। इतना आप लिख लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अगर कोई समस्या है, अगर कोई चीज़ आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी एक और उपाय है, चैनल पे आपको एक जॉइन बटन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करिए तो आपको एक ड्रीम प्लस करके ऑप्शन मिलेगा। 29 रुपीज़ दे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके डिमांड के अनुसार जो भी पीडीएफ आपको चाहिए होगा वो पीडीएफ मिल जाएगा, और आप जो है डायरेक्टली आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है, जो भी बिगिनर्स हैं मान लीजिए उनके लिए, या फिर आंसर राइटिंग में, एस्से राइटिंग में, केस स्टडीज़ में अगर कहीं पे भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमको डायरेक्ट कॉल पे या फिर एसएमएस करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए खैर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।